समीदा नामक गांव में किशन नाम का एक लकड़हारा रहा करता। किशन की शादी पड़ोसी रघुनाथ की बेटी किरण के साथ तय हो गई थी। कुछ दिन बाद किशन जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी राजू उसे मिल जाता है। अच्छा हुआ जो तू मुझे रास्ते में ही मिल गया, मैं तो तेरे ही घर ही जा रहा था। बता किशन, फिर आगे क्या करना है? सेठ जी, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। अरे किशन, मैंने तेरे पिता को कर्जा 8 साल पहले दिया था, वो भी यही कहकर टाल देते थे कि बहुत जल्दी चुका देंगे। यही जल्दी जल्दी के चक्कर में 7 साल बाद वो दुनिया छोड़कर चला गया और तू 2 साल से मुझे मूर्ख बना रहा है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, या तो मेरा कर्जा दे दे, नहीं तो मैं तेरे मकान पर कब्जा कर लूंगा, समझा? अरे ऐसे कैसे तुम कब्जा कर लोगे? मैं तुम्हारी शिकायत गांव के प्रधान जी से करूंगा। किशन राजू की शिकायत लेकर प्रधान के पास चला जाता है। प्रधान जी, यह राजू मेरे घर पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। देखो किशन, आज सुबह चौपाल पर इसी बात की चर्चा हुई थी और राजू सही कह रहा है। अरे तुम्हारे पिता ने 8 वर्ष पहले उससे कर्ज लिया था, और पिता का कर्ज तो बेटा ही चुकाता है ना। या तो तुम पिता का कर्ज चुका दो, नहीं तो राजू को तुम्हारा मकान सौंप दिया जाएगा। अरे प्रधान जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा हूँ, मेरी कमाई कितनी है, और मेरे पिताजी ने माँ की तबीयत खराब होने के कारण कर्ज लिए थे, उसके बाद भी माँ को नहीं बचा सके। अब मैं इतनी जल्दी इतनी रकम नहीं जुटा सकता। अरे भाई देखो, मुझे वह सब नहीं पता, पर चौपाल में यही तय हुआ है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझ गए? तभी वहाँ राजू मुस्कुराते हुए आ पहुँचा। अरे किशन, अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मुझे 20 दिन की और मोहलत दे दीजिए। 20 दिन बाद अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो मैं घर स्वयं खाली कर दूंगा। हाँ, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय भी नहीं है। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया। और किशन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ियाँ काटते हुए किशन अपने आप से, हे प्रभु मेरी मदद करो, मैंने कह तो दिया कि मैं 20 दिन बाद उसका कर्जा चुका दूंगा, लेकिन कहाँ से चुकाऊं? अगर मेरा घर मुझसे छीन गया तो मैं कहाँ रहूंगा? क्या मैं जंगल में रहूंगा अब? किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम को जब किशन घर लौटा तो घर पर किरण को देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया। किरण, तुम इस समय यहाँ क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है? देखो किशन, पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई है कि 20 दिन बाद राजू तुम्हारा घर तुमसे छीन लेगा और तुम राजू का कर्ज नहीं चुका सकते। हाँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? जब ये बात मेरे पिताजी को पता चली तो उन्होंने हमारी सगाई तोड़ दी। अब वो मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं, और जहाँ मेरी शादी तय हो रही है वो लड़का बगल के गांव का रहने वाला है और उसके पास 20 बीघा जमीन भी है। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। किशन, तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। देखो, मैं पिताजी की बात से सहमत हूँ। जब तुम्हारे पास घर ही नहीं होगा तो मैं तुमसे शादी करके क्या करूँगी? आखिर तुम मुझे कहाँ रखोगे? इतना सुनकर किशन का पूरा सपना एक पल में टूट गया। तुमने तो मुझसे प्यार किया था ना किरण? प्यार तो मैं तुमसे अभी भी करती हूँ, लेकिन इतना भी प्यार नहीं करती कि मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए तबाह कर लूँ। तुम्हें यहाँ केवल यही बताने आई हूँ कि अब से मेरे और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म। इतना कहकर किरण वहाँ से चली गई और किशन की आंखों में आंसू आ गए। किशन रोते रोते ऐसे ही सो गया। अगले दिन वो उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। एक काम करता हूँ, आज जंगल के अंदर चलता हूँ। सुना था कि जंगल के अंदर बहुत ही घने पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। मैं जानता हूँ कि 20 दिन में इतना कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। चलो। इतना कहकर वो घने जंगल की ओर चल पड़ा और अच्छे पेड़ों की तलाश करने लगा। तभी जाते समय उसे कुछ दूर पर एक छोटा सा मंदिर दिखा। ये तो बड़ी अजीब बात है, इस तरह का मंदिर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे ये देवता का मंदिर नहीं किसी और का मंदिर है। तभी उसकी नज़र मंदिर के द्वार के बाहर एक सुंदर मूर्ति पर पड़ती है। किशन उसके नजदीक चला जाता है। अरे ये तो हमारे राज्य की राजकुमारी रागिनी की मूर्ति है। यह मंदिर के बाहर क्या कर रही है? लगता है किसी मूर्तिकार ने राजकुमारी रागिनी को भेंट देने के लिए यह मूर्ति बनाई होगी। किशन गहरी सोच में डूब जाता है।
लेकिन अगर किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई भी है तो वो इसको यहाँ छोड़कर क्यों चला गया? अरे चलो जो भी है मुझे इससे क्या, मैं एक काम करता हूँ, इस मूर्ति को घर ले जाता हूँ और अगले दिन इसे राजा सत्यम को भेंट कर देता हूँ। हाँ, राजा सत्यम अपनी पुत्री की सुंदर मूर्ति को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और मैं उनसे झूठ बोल दूंगा कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। इसी बहाने इनाम तो मिल ही जाएगा ना, जिससे मैं अपने पिता का कर्जा चुका सकूं। हाँ, ये सही है। किशन मूर्ति को उठाकर अपने गांव की ओर चल पड़ता है। रात होते होते वो गांव पहुंच जाता है और मूर्ति को अपने घर पर रख देता है और मूर्ति को देखते हुए, हाँ देखो तो क्या खूबसूरत लग रही है। राजकुमारी की किस्मत भी क्या खूब होती है, उनकी मूर्ति भी बने तो वह भी सुंदर लगती है। खैर जो भी हो, कल इस मूर्ति को राजा सत्यम को भेंट कर दूंगा और ढेर सारा इनाम लेकर राजू सेठ के मुंह पर मार दूंगा। कम से कम घर तो बचेगा। उधर राजू अपने घर पर टहल रहा था कि तभी उसका दोस्त केशव आ गया। राजू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अरे जो भी बताना है कल सुबह बताना। अरे तुम्हारे फायदे की बात बताना चाहता हूँ। अरे अगर ऐसी की बात है तो तुरंत बताओ, जल्दी बोलो। देखो, आमतौर पर किशन जंगल से शाम तक लौट आता है, लेकिन आज वो देर रात लौटा है। अरे तो इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे पूरी बात तो सुनो। किशन के हाथ में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी रागिनी की थी और वह बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। किशन मूर्ति को लेकर घर चला गया और फिर मैं खिड़की से झांकने लगा तो मैंने सुना कि वह कह रहा था कि वो मूर्ति को कल राजा सत्यम को भेंट कर देगा और इनाम की रकम तुम्हारे मुंह पर मार देगा। ये सुनकर राजू आग बबूला हो जाता है। अरे इस किशन की तो अपने आप को क्या समझता है। अरे बरसों से मेरी नजर उसके घर पर थी। सोचा था कि उसका घर बेचकर उसके बाप को जो कर्ज दिया है उसका दुगना कमाऊंगा, लेकिन अगर यह राजा सत्यम से इनाम लेने में कामयाब हो गया तो फिर तो मेरे बने बनाए प्लान पर पानी फिर जाएगा। वही तो, अगर तुम कहो तो तुम्हारे किए कराए पर पानी नहीं फिरेगा। तुम किशन के मकान पर कब्जा भी कर सकते हो और राजा सत्यम से इनाम भी पा सकते हो। अच्छा वो कैसे? अरे देखो, अब तुम भी जानते हो कि किशन तो है एक लकड़हारा। उससे यह मूर्ति जरूर जंगल में मिली होगी या फिर किसी मूर्तिकार से चुरा कर लाया होगा। किशन सो रहा है, मेरी बात मानो तो रात में हम लोग उसके घर पर जाते हैं और मूर्ति चुरा लेते हैं। सुबह राजा सत्यम को भेंट कर देते हैं और इनाम में जो पैसा मिलेगा हम लोग ले लेते हैं। बोलो क्या कहते हो? राजू खुश हो जाता है। वाह क्या बात है, और किशन कुछ कर भी नहीं सकता। अगर कुछ बोलेगा तो हम राजा सत्यम से कह देंगे महाराज ये तो गरीब लकड़हारा है, कोई मूर्तिकार थोड़ी है जो इसकी मूर्ति हो। और नहीं तो क्या हम राजा सत्यम से ये भी झूठ बोल सकते हैं कि हमने यह मूर्ति उनकी पुत्री को भेंट करने के लिए किसी अच्छे कुशल मूर्तिकार से बनवाई है। ये हुई ना बात। वाकई केशव तुम हो तो मेरे सच्चे दोस्त। तुमने सही कहा था, बात मेरे फायदे की है। केशव राजू की बात सुनकर हंसने लगता है। आधी रात को राजू और केशव किशन के घर से मूर्ति को उठाकर अपने साथ घर लेकर चले गए। अगली सुबह किशन की आंख खुली तो किशन ने देखा कि मूर्ति गायब थी। किशन पूरी तरह चौंक गया। अरे ये क्या हुआ, मैं तो लुट गया। हे प्रभु, ये क्या मूर्ति कौन चुरा ले गया? किशन ने घर के चारों तरफ ढूंढा लेकिन मूर्ति नहीं मिली। किशन घर के बाहर निकला, तभी वहाँ गांव के प्रधान जी आए। क्या बात है किशन, ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों झलक रही है? प्रधान जी, मेरे घर पर एक मूर्ति रखी थी, अभी देखा तो वो गायब है। ये सुनकर प्रधान जी चौंक गए। क्या मूर्ति तुम्हारे घर पर? मैं कुछ समझा नहीं। किशन ने पूरी घटना गांव के प्रधान को सुनाई, लेकिन प्रधान जी गहरी सोच में पड़ गए। अच्छा तो अब मैं समझा, वो लालची मक्कार राजू इसलिए तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा था। किशन, मुझे पूरा शक है कि राजू और उसका दोस्त केशव उन्होंने ही यह मूर्ति चुराई है। हो सकता है कि वो लोग राजमहल के लिए भी निकल गए हो ताकि इनाम उनको मिले, समझे? अरे ऐसे कैसे इनाम ले लेंगे वो, मैं अभी जाता हूँ। किशन राजू के घर पहुँचा, लेकिन वहाँ ताला लगा था। इसके बाद किशन राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर राज दरबार में राजू और केशव पहले ही पहुँच चुके थे। राजा सत्यम सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने दोनों को देखकर, कौन हो तुम? तभी किशन आ पहुँचा। महाराज, उनकी बात सुनने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे महाराज, पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में इसकी सुनिएगा, क्योंकि पहले तो हम आए हैं ना। हाँ, तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे। अब भाई जो पहले दरबार में आया है उसकी सुनेंगे ना, बताओ।
महाराज की जय हो महाराज, मुझे पता है कि आप अपनी पुत्री राजकुमारी रागिनी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैंने एक कुशल मूर्तिकार से आपकी पुत्री की मूर्ति बनवाई है। आपको भेंट देने के लिए जरा नजर तो फरमाए। राजू ने मूर्ति राजा सत्यम के सामने रख दी। मूर्ति देखते ही राजा सत्यम की आंखों में गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत तलवार निकाल ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? महाराज, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला? क्या तुमने यह मूर्ति जंगल के मंदिर के सामने से नहीं उठाई? मूर्ख कहीं के, तुमने हमारी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजा सत्यम ने तलवार चला दी। राजू और केशव दोनों वहीं गिर पड़े। किशन ये देखकर चौंक गया और डर गया। हाँ, अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? नहीं महाराज, मैं तो आपको बस ये बताने आया था कि आपके राज में कुओं का पानी सूख रहा है। अगर जल्द वर्षा नहीं हुई तो। मूर्ख कहीं के, तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? सच सच बता, इस मूर्ति के बारे में क्या जानता है? कौन सी मूर्ति महाराज? सैनिकों, इस मूर्ख को कारागार में डाल दो। हमारा वसूल है कि मंगल के दिन 2 हत्याओं से ज्यादा हम नहीं करते, वरना मैं इसको भी मार देता, लेकिन इसे हम कल मारेंगे। ले जाओ इसको। सैनिक किशन को कारागार में डाल देते हैं। कारागार के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बूढ़ी औरत पहले से कैद थे। अरे बाप रे, तुम्हारा चेहरा तो राजा सत्यम से बिल्कुल मिलता है। तभी वो सैनिक जिसने किशन को कारागार में बंद किया था। अरे मूर्ख, यही तो असली राजा सत्यम है। ये सुनकर किशन चौंक गया। क्या दरबार में जिसने मेरी आंखों के सामने राजू और उसके मित्र केशव को मार डाला, वो कौन है? वो राजा सत्यम का जुड़वा भाई है, जिसे वर्षों पहले राजा सत्यम ने राज्य से निकाल दिया था, लेकिन वो वापस लौट आया और उसने महाराज और उनके पत्नी को कारागार में डाल दिया और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मूर्ति को देखकर राजा सत्यम आग बबूला क्यों हो गया और उसने राजू और केशव की हत्या क्यों की? यह एक बहुत ही बड़ी और विचित्र कहानी है। मेरा छुड़वा भाई हमेशा मुझसे जलता था और मेरा नुकसान करने का सोचता रहता था। वो निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करता था, गरीब लोगों को मारता था। इसी कारण गुस्से में आकर मैंने एक दिन उसे राज्य से निकाल दिया। क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी पुत्री राजकुमारी रागिनी को राज्य की उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक दिन राजकुमारी को पता चला कि उसका चाचा घने जंगल में एक मंदिर बनाकर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है। वो तांत्रिक क्रिया से कुछ शक्ति हासिल करना चाहता था और उसके जरिए राज्य को हड़पना चाहता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये सुनकर वो आग बबूला हो गई और अकेले ही अपने चाचा को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में चली गई। उसने देखा कि जंगल में मेरे जुड़वा भाई ने एक मंदिर बनवाया है, जो भगवान का नहीं बल्कि राक्षस का मंदिर था। अच्छा, अब समझ गया। इसका मतलब वही मंदिर था जिसके बाहर मुझे राजकुमारी रागिनी की मूर्ति मिली थी। हाँ, जब मेरी पुत्री वहाँ पहुँची तो मेरे जुड़वा भाई को इसकी भनक लग गई। वह मंदिर से बाहर आ गया और इससे पहले कि मेरी पुत्री कुछ कर पाती, उसने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। फिर उसने उस पर एक ऐसा मंत्र डाला कि कुछ समय बाद मूर्ति स्वयं जलकर राख हो जाती। इसके बाद उसने महल आकर मुझे और मेरी पत्नी को कैद कर लिया और राज्य पर कब्जा कर लिया। असल में राजकुमारी रागिनी की मूर्ति वही राजकुमारी रागिनी ही है। अच्छा, अब समझ में आया ना महाराज। और इसीलिए आपके जुड़वा भाई ने कहा कि मेरी सारी योजना पर पानी फिर गया। उसका मतलब था कि मंदिर से मूर्ति का हटना इस बात का संकेत है कि राजकुमारी रागिनी अब भी जीवित हो सकती है। हाँ, घने जंगल में एक झील है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर एक चुड़ैल का शासन है। अगर उस झील का पानी राजकुमारी रागिनी की मूर्ति पर और मेरे जुड़वा भाई के ऊपर डाला जाए तो राजकुमारी अपने असली रूप में लौट आएंगी और मेरा जुड़वा भाई जलकर राख हो जाएगा। तो इतनी विचित्र झील पर चुड़ैल का कब्जा क्यों है? पहले वहाँ साधुओं का शासन था, लेकिन पानी की चमत्कारी शक्ति की वजह से चुड़ैल ने कई वर्षों से कब्जा जमा रखा है। वो बहुत खतरनाक है। कहा जाता है कि एक साधु अभी भी जंगल में मौजूद है, लेकिन वह चल नहीं सकते। अगर कोई बहादुर व्यक्ति उसकी मदद से चुड़ैल का अंत कर दे तो ही वह पानी लाना संभव है। साधु के पास एक ऐसा हथियार है जिससे चुड़ैल का अंत हो सकता है, लेकिन क्या कहूँ, कोई भी नौजवान उससे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। हाँ तो ठीक है,
मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ महाराज। बस काश मैं यहाँ से बाहर निकल पाता। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए बाहर निकाल सकता हूँ, परंतु तुम्हें सुबह तक किसी भी तरह से झील का पानी लाकर देना होगा, क्योंकि अगर सुबह महाराज के जुड़वा भाई ने तुम्हें यहाँ मौजूद नहीं पाया तो उन्हें शक हो जाएगा और वो महाराज और उनके पत्नी को मार देगा। चिंता मत करो, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये करके दिखाऊंगा। सैनिक गुप्त रास्ते से किशन को बाहर निकाल देता है। किशन घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एक विकलांग से हुई। प्रणाम साधु महाराज, मैं झील का पानी लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम पहले बहादुर व्यक्ति हो जो यहाँ तक आया है। ये लो, यह अभिमंत्रित जल है। जब तुम झील के पास जाओगे तब चुड़ैल प्रकट होगी। डरना मत, बस ये जल उसके ऊपर फेंक देना, लेकिन उसकी आंखों में मत देखना, वरना ये जल किसी काम का नहीं रहेगा। जाओ। किशन वो जल लेकर चला जाता है। किशन जल लेकर झील के पास पहुंचा। तभी चुड़ैल प्रकट हुई। किशन ने बिना उसकी आंखों में देखे साहस जुटाकर जल उसके ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल चीखते हुए राख में बदल गई। किशन झील का पानी भरकर जल्दी से महल की ओर लौट पड़ा। किशन पानी लेकर लौट आया। सैनिक पानी देखकर प्रसन्न हो गया। शाबाश, तुमने तो असंभव को संभव कर दिखाया। चलो। अगले दिन राजा का जुड़वा भाई सैनिक से बंदी को लेकर आओ। सैनिक किशन को बाहर ले जाता है। राजा सत्यम का जुड़वा भाई किशन से, अच्छा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। किशन तुरंत झील का पानी राजकुमारी रागिनी की मूर्ति पर डाल देता है और पानी राजा सत्यम के जुड़वा भाई पर फेंक देता है। राजकुमारी रागिनी अपने असली रूप में लौट आए और राजा सत्यम का जुड़वा भाई जलकर राख हो गया। इसके बाद महल में खुशियां लौट आई। असली राजा सत्यम और उनकी पत्नी को मुक्त कर दिया गया। वो राज दरबार में लौटे और अपनी पुत्री रागिनी से सारी बात बताई। किशन, मैं तुमसे शादी करनी चाहती हूँ।